यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है। सर, क्वेश्चन ये आता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब जाती है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये होती है कि असेसी उसका ओनर होना चाहिए। सर, हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट टू दैट बिल्डिंग। अगर कोई भी बिल्डिंग है और उसकी जो लैंड अपर टेनेंट है, अपर टेनेंट का मतलब होता है अटैच। जैसे मान लो कोई गार्डन स्पेस है, पार्किंग स्पेस है, वो भी तुम्हारे बिल्डिंग के साथ में ही आता है और वो इनकम भी आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी। अब यहां पे एक और चीज समझना, सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी भी चलेगा या ओनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए? राइट आंसर इज बोथ। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया, आपका इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, क्योंकि उसको अपन हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरी चीज है असेसी उसका ओनर होना चाहिए। अगर आप किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपको रेंट मिल रहा है तो ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। अगर आप उसके टेनेंट हो और आपने अगर उसको सब लेट आउट किया है तो उस पर्टिकुलर केस में जो रेंट मिलेगा वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा, वो या तो आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, वो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा। अब एक चीज समझना, सर हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? तो मैं बताऊं, हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। वन इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपने खुद ने ऑक्यूपाइड कर रखी है। अब एक चीज समझना, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हो, तो एक बात बताओ, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हो तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बिजनेस की इनकम कमा के दे रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो तो ऑब्वियसली आपके पीजीबीपी हेड में जब पीएनडल बनाओगे तो पीएनडल के डेबिट साइड में रेंट जाएगा ही नहीं, तो ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी आपको बिजनेस की इनकम कमा के दे रही है, तो इसको आपको इग्नोर करने का। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है, उसको आपको इग्नोर करने का। यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे इग्नोर करने का जैसे वो आपको इग्नोर करती है। दूसरा, अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऐसी है जो रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करते हो, मतलब आप उसमें रहते हो करके, ठीक है, आप उसमें रहते हो, तो आप उसमें रहते हो लेकिन रहने के लिए आपके पास सिर्फ दो घर ही है। अगर रहने के लिए आपके पास में सिर्फ दो घर ही है तो उसमें कुछ भी आपको इनकम वगैरह टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। वो दो घर है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक घर है वो मुंबई में और एक घर मैंने राजस्थान में रख रखा है, तो भैया ये दोनों घर है मेरे रहने के लिए है, तो इस पे कोई इनकम कुछ आती नहीं है, तो इस पे ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन गाइज, अगर मान लो मेरे पास दो से ज्यादा घर खुद के रहने के लिए है, जैसे मैंने एक घर मान लो मुंबई में ले लिया, एक मैंने जयपुर में ले लिया करके, ठीक है, और एक मैंने पुणे में घर ले लिया, और ये तीन घर है और तीनों में मैं खुद ही रहता हूं। जब मैं जयपुर जाता हूं जयपुर वाले घर में, जब मैं पुणे रहता हूं पुणे वाले घर में, मुंबई रहता हूं मुंबई वाले घर में, तो मेरे पास दो से ज्यादा अगर एसओपी हो गई तो बाबू इसमें है ना, दो को तो एसओपी मानेंगे जो एग्जेम्प्ट है, लेकिन तीसरे को डीएलओपी मान लेंगे। डीएलओपी का मतलब होता है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपने लेट आउट नहीं किया तो भी उसको डीम टू बी लेट आउट मान के और उसको टैक्स लगा देंगे। कैसे टैक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो अपन सीखेंगे। तो गाइस, मैंने क्या बोला, देखो, सबसे पहले अगर आपकी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब आपकी प्रॉपर्टी आप खुद यूज कर रहे हो। अगर वो बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हो तो उसको इग्नोर कर दो जैसे वो आपको इग्नोर करती है। दूसरा, अगर आप रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो दो एसओपी है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन दो से ज्यादा है तो दो एग्जेम्प्ट है और दो के ऊपर वाली क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, और उसको अपन बोलेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है जिसको अपन एलओपी बोलेंगे, तो लेट आउट प्रॉपर्टी तो ऑलवेज टैक्सेबल होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि उससे आपको रेंट मिलने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे हम हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकालेंगे कैसे? तो गाइस एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकालने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो रेसिडेंस पर्पस के लिए आप यूज करते हो। और आपको अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप दो हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जेम्प्ट होती है मतलब इसका कोई भी इनकम नहीं आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक चीज लेस हो सकती है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन अगर लोन लेस हुआ तो मैं बताऊं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव आ जाएगी, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम है वो नील आएगी। और गाइस एक बात बताओ, जब नेगेटिव इनकम आती है ना तो इनकम टैक्स में खुश होने का, क्योंकि ये नेगेटिव इनकम जो है वो आपके दूसरे पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ होगी। ये जो नेगेटिव इनकम है ये दूसरे पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ होगी, तो मजा आएगा ना। तो गाइस एक बात बताओ, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हो उसमें बेटा कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन उसमें उल्टा लेस होगा, और वो लेस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका लेस होता है तो आपकी इनकम जो है वो आपकी नेगेटिव इनकम आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट है तो नेगेटिव इनकम आएगी, इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी इनकम नील आएगी। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का कैसे?
आपको अगर याद रहेगा रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच, वहां पे मैंने बोला था लोग तो क्या करेंगे, चिटिंग करेंगे। लोग क्या करेंगे, रेंट कैश में ले लेंगे, बैंक में थोड़ा सा रेंट लेंगे और थोड़ा सा रेंट लेके और कुछ ही इनकम बताएंगे, बाकी वाला इनकम बताएंगे नहीं। लोग ऐसा चिटिंग कर सकते हैं। तो लॉ मेकर्स ने बोला रुको, ऐसा नहीं कर सकते, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम निकालने के लिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप ले लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से आप विच एवर इज हायर ले लीजिए। लेकिन सर एक बात बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से है, और म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से ये प्रॉपर्टी एक साल में इतना रेंट कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड। म्युनिसिपलिटी रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत या कंटोनमेंट बोर्ड, वो जो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है कि एक प्रॉपर्टी ये साल में इतना रेंट कमा के दे सकती है, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा इज द फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब होता है आजू बाजू की प्रॉपर्टी का रेंट, मीन सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, बाजू की प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। आप एक काम करिए, जो म्युनिसिपल वैल्यू है एंड फेयर रेंट है, उन दोनों में से विच एवर इज हायर ले लीजिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज हायर ले लीजिए। एंड गाइस इसको कंपेयर करिए आप स्टैंडर्ड रेंट से, इसमें से विच एवर इज लोअर ले लीजिए। अब आप मुझे बोलोगे स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड रेंट, और ये स्टैंडर्ड रेंट कौन निकालता है? हर स्टेट में एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, और रेंट को कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट करते हैं कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते, लीगली आप इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। तो आप एक काम करो, सबसे पहले ले लो म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर ले लो, कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर आएगा ना, दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड रेंट। इसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, कि भैया प्रॉपर्टी का इतना रेंट तो होना ही चाहिए, दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब गाइस एक चीज समझना, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, इसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट से। और ये विच एवर इज हायर आएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है, इसको अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एंड गाइस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जितना आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है ना, वो आप लेस कर दो, तो आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। और एनएवी में से दो चीजों का डिडक्शन मिलता है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 30% ऑफ द एनएवी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपको मिल जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गाइस एक बात समझना, लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ध्यान रखना डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आपका एक्चुअल रेंट नहीं होगा। क्यों एक्चुअल रेंट नहीं होगा? क्योंकि भैया एक बात बताओ, यहां पे एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दो से ज्यादा प्रॉपर्टी बीएलओपी मान लेते हैं, दो से ऊपर वाली, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसमें एक्चुअल रेंट आने का सवाल ही नहीं है। तो यहां पे एक्चुअल रेंट नहीं आएगा, बाकी वाली इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू लो, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज कॉल्ड योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पे किया है वो लेस कर दो, और गाइस माइनस कर दो उसमें से, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया, और एनएवी में से लेस कर दो आपके डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शन है, वन इज द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड वन इज द 30% ऑफ द एनएवी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे आप बार बार बोल रहे हैं दैट इज द म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया वो लेस करो। म्युनिसिपल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? तो म्युनिसिपल टैक्स मींस टैक्स विच इज चार्ज बाय द म्युनिसिपलिटी, जो लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपलिटी है, वो जो चार्ज करती है ना, उसको अपन बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस करके, ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये म्युनिसिपल टैक्सेस को बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स है, लोकल टैक्स है, हाउस टैक्स है, ऐसा लिखा हुआ है, तो भी वो तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्सेस है, ये ध्यान रखना है। एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्सेस तभी अलाउ होगा ना जब आपने उसको पे किया है, बिकॉज इट इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। अगर पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस जैसे इस साल का मान लो 10,000 था और आपने पे किया आउट ऑफ द 10,000, अगर आपने पे किया ओनली 6,000 तो 6,000 अलाउ होगा। आपने अगर 10,000 पे किया तो इस साल पूरा 10,000 अलाउ हो जाएगा। आपने अगर मान लो इस साल 3 साल का साथ में 30,000 पे कर दिया तो पूरा 30,000 इसी साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, मींस पे किया तो अलाउ होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, जब करोगे तब होगा। एंड गाइस म्युनिसिपल टैक्सेस है ना, वो सिर्फ ओनर पे करता है तो अलाउ होगा, ओनर पे करता है तो अलाउ होगा। अगर टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम जो टैक्सेबल हो रही है वो किसके हाथ में हो रही है, ओनर के हाथ में। तो ओनर ने अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया ना तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्स कभी कभी आपको परसेंटेज फॉर्म में दे देते हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है, बट 10% किसका कर देगा? तो 10% आपको जो लेना है ना वो म्युनिसिपल वैल्यू का लेना है।
आपको जीएवी का नहीं लेना, बहुत सारे बच्चे यहां मिस्टेक कर लेते हैं और जीएवी ले लेते हैं। नहीं, आपको जो म्युनिसिपल टैक्सेस लेना है वो किसका लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% लेना है। अगर 10%, 5%, 7% जो भी दे रखा है वो आपको किसका लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू का। अब गाइस यहां पे एक और चीज समझना, ये जो आप एक्चुअल रेंट लेते हो ना, तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है कि जितना आपको रेंट रिसीव्ड हुआ प्लस जितना आपका रेंट रिसीवेबल है माइनस कर दीजिए अनरियलाइज रेंट। रेंट रिसीव्ड मतलब जितना रिसीव्ड हो गया, जितना रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जो आने वाला है, हो सकता है अभी तक दिया नहीं है, एंड माइनस अनरियलाइज रेंट कर दीजिए। अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है कि भाई साहब जितना रेंट आपका टेनेंट खा के चला गया। ये जो अनरियलाइज रेंट होता है ना, अनरियलाइज रेंट इज बेसिकली लाइक अ बेड डेट्स ऑफ द रेंट। अनरियलाइज रेंट है ना, उसको अपन बोलते हैं लाइक अ बेड डेट्स ऑफ द रेंट। ये आपका बेड डेट्स ऑफ द रेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब अपन यहां पे एक्चुअल रेंट निकालते हैं, आप बोल रहे हो रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट ले लीजिए, तो सर एक बात बताइए, ये अनरियलाइज रेंट हमेशा लेस होता है क्या? एक गाइस एक बात बताओ, अनरियलाइज रेंट है ना वो लेस तभी होगा जब आपको रूल 4 की, इनकम टैक्स का एक रूल है, रूल नंबर 4, और रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। और वो 4 कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि आपने उस असेसी को, वो जो टेनेंट है, उस टेनेंट को आपने घर से भगा दिया हो करके, ठीक है। तीसरी कंडीशन यह है कि भैया आपने उसको अपने किसी दूसरी प्रॉपर्टी में ना रखा हो। एंड चौथी कंडीशन यह है कि भैया वो आपने कुछ ना कुछ रीजनेबल स्टेप लिए हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज रेंट। आपने कुछ ना कुछ रीजनेबल स्टेप लिए हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज रेंट। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ही आपका अनरियलाइज रेंट लेस होगा। तो गाइस एक बात बताओ, देखो जब आप एक्चुअल रेंट निकालते हो, कैसे निकालने का? एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। बट ये अनरियलाइज रेंट माइनस तभी होगा जब आपकी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, टेनेंसी शुड बी द बोनाफाइड। सेकंड कंडीशन, टेनेंट शुड वेकेटेड दैट प्रॉपर्टी। थर्ड कंडीशन, दैट टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सेम एसएससी। एंड फोर्थ कंडीशन, रीजनेबल स्टेप शुड बी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज रेंट। अब गाइस एक और चीज समझना, ये अनरियलाइज रेंट है ना, अपने को मैंने बताया लेस कहां करने का, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। मतलब यहां पे आप एक्चुअल रेंट निकालते टाइम ही लेस कर दो, एक्चुअल रेंट निकालते टाइम ही लेस कर दो। लेकिन गाइस एक बात बताओ, यहां पे जब आप अपना आईटीआर फॉर्म देखोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म देखोगे, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक्चुअल रेंट में तो रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल लिया है, अनरियलाइज रेंट लेस किया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। दैट इज द मोर लॉजिकल, उसके पीछे का एक लॉजिक है। बट ये गाइस एक बात बताओ, आईटीआर फॉर्म में क्या किया हुआ है, इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते टाइम लेस किया है। मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद उसको जहां म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हो ना, वहीं पे अनरियलाइज रेंट लेस किया है। तो क्या अपन वैसा भी कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लेस होता है। लेकिन सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन कब लेस होगा? जब आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए, या तो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेशन के लिए। सो इफ लोन इज टेकन फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तब आपका ये हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो लेस होगा। एक और चीज समझना, सर लोन किससे लेना है? क्या सिर्फ बैंक से लेना है? आंसर इज नो। लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, वाइफ, किसी से भी आप लोन लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका इंटरेस्ट है वो आपको यहां पे अलाउ हो जाएगा। एक और चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना वो अलाउ होता है ऑन द ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब आपने अगर पे किया है तो भी अलाउ है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउ है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि इस साल का आपका इंटरेस्ट है वो 1,80,000 है, और 1,80,000 में से आपने जो पे किया है वो सिर्फ 1 लाख पे किया है, 80,000 आउटस्टैंडिंग है। तो क्या यहां पे पूरा 180 का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, यहां पे पूरा 1,80,000 है वो लेस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया तो वो अलाउ नहीं होता, उसको बोलते हैं पेनल्टी इंटरेस्ट। जैसे आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया था तो ब्याज पे ब्याज लगा दिया, दैट इज कॉल्ड योर पेनल इंटरेस्ट। ये पेनल्टी इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ नहीं होता। अब एक और चीज समझना, जैसे पहले मैंने एक लोन लिया था एसबीआई बैंक से, और एसबीआई बैंक का लोन था, उसका इंटरेस्ट रेट 10% था। मुझे एचडीएफसी बैंक वालों ने ऑफर किया 8% पे, तो मैंने क्या किया, एचडीएफसी बैंक से लोन लेके और मैंने एसबीआई का लोन रीपे कर दिया। और एसबीआई का लोन अल्टीमेटली हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था। तो क्या मैं नए लोन का इंटरेस्ट पे करूंगा, वो मुझे अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा? राइट आंसर इज यस हो जाएगा। सो इफ एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन व्हाटएवर द इंटरेस्ट ऑन द फ्रेश लोन दैट विल आल्सो बी अलाउड एज डिडक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझना गाइस, अगर आप लोन का इंटरेस्ट है ना वो इंडिया के बाहर पे कर रहे हो,
मींस इंटरेस्ट अगर आप इंडिया के बाहर पे कर रहे हो ना, इंटरेस्ट अगर आप इंडिया के बाहर पे कर रहे हो तो भैया उसमें आपको आगे वाले का टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वो ब्याज अलाउ नहीं होगा। जैसे मान लो आपने हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या किया कि जो लोन लिया था वो मान लो फॉर एन एग्जांपल एक फॉरेन का बंदा था, किम जोन उन, उससे लोन लिया था। तो जब उसको इंटरेस्ट दे रहे हो ना तो आपको उसका काटना पड़ेगा क्या, टीडीएस। टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटा तो ही वो इंटरेस्ट अलाउ है, अदरवाइज वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। अब गाइस एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड के लिमिट। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है? तो गाइस एक बात बताओ, इंटरेस्ट की लिमिट में क्या है, अगर आपके पास एलओपी या डीएलओपी है तो एलओपी डीएलओपी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, फुल इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। जितना इंटरेस्ट है सर 10 लाख का इंटरेस्ट है, पूरा अलाउ? आंसर इज यस, क्योंकि एलओपी एंड डीएलओपी की इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसमें इंटरेस्ट पूरा अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फुल इंटरेस्ट इज अलाउड, देयर इज नो लिमिट। लेकिन गाइज अगर आपकी एसओपी है और वो भी रेसिडेंस पर्पज वाली है, जो एसओपी है वो अगर रेसिडेंस पर्पज वाली है तो उस पर्टिकुलर केस में दो केस आते हैं, वन इज द स्पेशल केस एंड वन इज द जनरल केस। स्पेशल केस में आपको पता रहेगा, तीन कंडीशन मैंने बताई थी कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन इज टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। तो गाइज अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पहली कंडीशन लोन 1/4/1999 या उसके बाद में लेना है, लोन आपको परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है, और तीसरा अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो कंस्ट्रक्शन आपका 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस ईयर में लोन लिया था उस ईयर के एंड से। तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए, आपको 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप इसमें नहीं आते हो तो जनरल केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन है वो 30,000 का मिलेगा, जनरल केस में आपको 30,000 का मिलेगा। एंड गाइज अगर ये स्पेशल केस में आते हो तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 1/4/99 के बाद में लिया है और लोन अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो एसओपी जो रेसिडेंस वाली है उसमें मैक्सिमम डिडक्शन आप 2 लाख का ले सकते हैं। लेकिन गाइज ध्यान रखना, अगर आपने रिपेयर रिनोवेशन के लिए लिया है, या लोन अगर 1/4/99 के पहले लिया हुआ है, या लोन अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं किया, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, तो गाइस जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम लेते हो ना, न्यू टैक्सेशन रिजिम, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी वाला, तो उसमें ये एसओपी का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। ये जो 2 लाख और 30,000 है ये नहीं मिलता। एलओपी डीएलओपी में जो इंटरेस्ट है वो आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट इज अलाउड। बट गाइस एसओपी के केस में जो ये 2 लाख और 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन है ना, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी में जाते हो तो करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। अब गाइस ये क्या होता है पता है कि बहुत बार जैसे आपने लोन लिया लेकिन घर को बनाते बनाते 2-4 साल लग गए, 2-4-5 साल लग गए। सर उसमें एक बात बताओ, घर तो बना ही नहीं है तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब आती है जब देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट टू दैट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो बनी ही नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आएगा ही नहीं। तो गाइस इसमें क्या होता है ना, यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या जिस ईयर में आपने घर खरीदा, उस ईयर, मैं ईयर बोल रहा हूं, डेट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना मैं ईयर बोल रहा हूं, ईयर 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 ईयर, कान मन नहीं, ईयर मतलब साल। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या जिस साल में आपने घर परचेज किया, उसके पिछले सालों का जितना भी इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उसके पिछले सालों का, पिछले ईयर्स का जितना भी इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। एंड गाइस वो इंटरेस्ट आपको एक साथ में अलाउ नहीं होगा, इट विल बी अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश कि गाइस व्हाटएवर इंटरेस्ट पेड before the year in which construction is completed or before the year in which house property is purchased, then whatever interest before that year, whatever interest before that year, that interest is known as the pre-construction period interest, and that will be allowed in the 5 equal installment from the year in which construction is completed or house is acquired. You got my point or not? Yes. उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है that is related to the sir arrears of rent. arrears of rent किसको बोलते हैं पता है? कि अगर मान लो रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, तो जैसे आपके रेंट को लेके डिस्प्यूट हो गया, जैसे कोविड के केस में क्या हुआ कि लाइक टेनेंट ने बोला मैं रेंट नहीं दूंगा, ओनर बोलता है रेंट दे, वो बोलता है रेंट ही नहीं दूंगा, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों कोर्ट में चले गए। तो गाइस एक बात बताओ, अरियर्स ऑफ रेंट में जब झगड़ा हुआ तब तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी इसको अरियर्स ऑफ रेंट दे दो, अभी दे दो पिछले सालों का रेंट जो आपने कोविड में नहीं दिया था, अब रेंट मिला। तो अरियर्स ऑफ रेंट पे टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में आपको वो रेंट मिलता है।
तो गाइज अरियर्स ऑफ रेंट एज वेल एज एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपका अनरियलाइज रेंट भी, यहां पे सेक्शन होती है 25A एंड सेक्शन 25A बोलती है कि जो भी अनरियलाइज रेंट का रिकवरी होता है एज वेल एज द अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है, ये दोनों ही टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में मिलेगा। तो अनरियलाइज रेंट पहले तो अलाउ हो गया था व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल रेंट, या फिर जीएवी में से आपने लेस किया होगा एज पर द आईटीआर। अब गाइस आगे जाके मान लो अनरियलाइज रेंट जो बैड डेट्स ऑफ रेंट था उसका रिकवरी हो गया, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी हो गया, तो ये टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में ये रिकवर होता है। लेकिन सर यहां पे एक बात बताओ, अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी या अनरियलाइज रेंट की रिकवरी में कुछ खर्चा हो गया तो, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने केस किया था, तो आपने कोर्ट केस वगैरह किया था, उसमें कुछ खर्चा हुआ, क्या वो लेस होगा? आंसर इज नो, कुछ भी लेस नहीं होगा, कुछ भी लेस नहीं होगा। यहां लेस सिर्फ होगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जितना भी आपका रिकवरी होता है अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट का, उसका 70% टैक्सेबल हो जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। एक और चीज समझना सर, एक बात बताओ, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी के अब हम ओनर है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी तो हमने लास्ट ईयर ही बेच दी थी, तो भी क्या अनरियलाइज रेंट या अरियर्स ऑफ रेंट मिला, वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। भले वो प्रॉपर्टी आपने पहले बेच दी थी, इस साल में आप उसके ओनर नहीं हो, तो भी आपको जो अरियर्स ऑफ रेंट है या अनरियलाइज रेंट है वो टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। अब यहां पे एक और चीज समझना सर, बाकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे, जैसे आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो वो अलाउ नहीं है। देखो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट अलाउ है, बट रिपेयर मेंटेनेंस अलाउ नहीं है। सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, ये सब अलाउ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे दिया एनएवी का। तो ये सब अलाउ नहीं होते, तो इसके लिए आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, किसका? एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया करके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। ए गाइस एक चीज तो ध्यान रखना, वैकेंसी का मतलब क्या होता है पता है तुमको? वैकेंसी का मतलब होता है कि घर पे ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, ऐसा याद रखना। इट इज द ताला लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। अगर आप खुद उस घर में रह रहे हो, वो वैकेंसी नहीं है। जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, वो एग्जामिनर ऐसे देगा कि भैया आपने क्या किया, 9 मंथ के लिए जो है वो 9 मंथ के लिए आपका प्रॉपर्टी लेट आउट था, और 3 मंथ जो है वो आप खुद उसमें जाके और रह लिए। तो क्या ये वैकेंसी है? नहीं, ये वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का मतलब घर खाली पड़ा है, आप उसको भाड़े पे देना चाहते हैं बट वो भाड़े पे जा नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। तो वापस बोल रहा हूं, इस वैकेंसी वाले पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वैकेंसी का मतलब होता है घर पे ताला लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। अब गाइस एक चीज समझना, अगर आपका कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसका जो वैकेंसी होता है, तो वैकेंसी के केस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं आपको पता है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी आपका नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं, फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, अब उस स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ये व्हिचएवर इज हायर है, वो हम जीएवी बनाते हैं नॉर्मल केस में, कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया और एक्चुअल रेंट आया, व्हिचएवर इज हायर ले लो। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब भी वैकेंसी है ना, तो वैकेंसी के केस में ये वाला फंडा लागू नहीं होगा, आपको ये व्हिचएवर इज हायर नहीं लेना। जब भी वैकेंसी है तो वैकेंसी के केस में आपको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर नहीं लेना। तो फिर क्या लेने का सर? तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि गाइस क्या तुम्हारा एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट, एक्चुअल रेंट एंड वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के क्या एक्सपेक्टेड रेंट से मोर देन इक्वल टू है या नहीं है? मींस आपका एक्चुअल रेंट, जो रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट किया होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रेंट, और प्लस वैकेंसी रेंट, ये मिला के क्या एक्सपेक्टेड रेंट से मोर देन इक्वल टू है या नहीं? अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, एक्चुअल रेंट को जीएवी बना दो। बट अगर ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट को आप जीएवी बना दो। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि आपका मंथली रेंट 20,000 पर मंथ है, एक्सपेक्टेड रेंट 1,92,000 है, वैकेंसी है वो आपका 3 मंथ का है। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना हुआ? 192 दे रखा है। एक्चुअल रेंट कितना होगा? 9 मंथ का आएगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ कम्स टू द 1,80,000। और वैकेंसी रेंट 3 मंथ का वैकेंसी है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ इट कम्स टू द 60,000। अब एक बात बताओ, ये दोनों मिला के 180 एंड 60 मिला के होता है कितना? आपका 240 होता है। सो 240 इज मोर देन इक्वल टू 1,92,000। आंसर इज यस। तो गाइस आपका जो एक्चुअल रेंट 180 है ना, वो ही आपका जीएवी बन जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि दूसरे वाले में आपका जैसे मंथली रेंट 3,000 पर मंथ है या एक्सपेक्टेड रेंट 195 है, वैकेंसी 2 मंथ है, तो एक्चुअल रेंट 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ 30,000 हो गया, वैकेंसी रेंट 6,000 हो गया। तो ये दोनों मिला के भी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा नहीं है ना, यहां तो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका जीएवी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों इक्वल हो जाए,
जैसे एक्चुअल रेंट वैकेंसी रेंट मिला के और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो एक्चुअल रेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, अब यहां पे एक और चीज समझना कि जब भी आप ये वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ध्यान रखना, अब इसका लॉजिक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं कि बहुत बार क्या होता है, लॉजिक उसका क्या है कि भाई देखो वैकेंसी रहना आपकी गलती नहीं है। वैकेंसी कभी घर खाली पड़ा तो उसमें आपकी क्या गलती, आप तो भाड़े पे देना चाहते हैं, कोई लेना ही नहीं चाहता, उसमें आपकी क्या गलती, तो उस गलती नहीं है। इसके लिए इसमें बेनिफिट मिलता है कि आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट मिला के भी अगर एक्सपेक्टेड रेंट से इक्वल या ज्यादा हो जाता है तो एक्चुअल रेंट आपका जीएवी है, अदरवाइज गाइस आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका जीएवी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। गाइस उसमें होता क्या है, आपका कुछ एरिया लेट आउट और कुछ एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसा हो सकता है जैसे आपका एक 3 BHK फ्लैट है, आपने क्या किया, उसमें से एक रूम को लेट आउट कर दिया और बाकी वाले रूम है वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है। या फिर आपके पास ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, हमारे राजस्थान में तो ऐसे ही होता है, ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर किसी को भाड़े पे दे देते हैं, तो दैट इज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। अब यहां पे जब भी आपकी कोई पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज है जिसमें आपका कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कुछ पार्ट आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो आप एक काम करो, उस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी मान लो, उस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी मान लो। एलओपी वाला जो एरिया है उसको एलओपी मानो और जो तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया है उसको एसओपी मानो। और लेकिन सर एक बात बताओ, जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो पूरे घर का दे रखा होगा? आंसर इज यस। तो आप एक काम करो, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ द उस प्रॉपर्टी का एरिया का रेशियो क्या है। अगर 50-50% है तो 50% कर दो। और एक बात बताओ, एसओपी में तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। एलओपी में क्या होगा, जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज को डिवाइड नहीं करोगे, दैट इज एक्चुअल रेंट को। एक्चुअल रेंट को डिवाइड मत करना, क्योंकि एक्चुअल रेंट हमेशा किसके लिए होगा, लेट आउट पोर्शन के लिए होगा ना, तो एक्चुअल रेंट को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, देखो वापस से कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी है एरिया वाइज, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक काम करो कि भैया आप उसको 2 प्रॉपर्टी मान लो, जो लेट आउट वाला एरिया है उसको एलओपी मान लो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उसको एसओपी मान लो, 2 कॉलम बना दो। अब एक चीज समझना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको आपको डिवाइड करना है ऑन द एरिया बेसिस। बट ध्यान रखना, एक्चुअल रेंट को कभी डिवाइड मत करना, क्योंकि एक्चुअल रेंट हमेशा आपके लेट आउट पोर्शन का ही रहेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। गाइस कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी है वो 9 मंथ के लिए लेट आउट किया और 3 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या कोई प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है 6 मंथ के लिए लेट आउट था एंड 6 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको क्या करना है, ये गाइस उसको क्या करना है, अगर टाइम वाइज ऐसा है ना तो उस प्रॉपर्टी को आप एलओपी ही मानेंगे। एलओपी पूरे साल के लिए उसको एलओपी मानो। ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट उतने टाइम का ही आएगा जितने टाइम तक आपने लेट आउट किया था, बट आपको उसको एलओपी ही मानना है। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं पता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो थ्रू आउट द ईयर आप अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप यूज नहीं कर पाए ड्यू टू द एनी रीजन, के मान लो आप कहीं और बिजनेस प्रोफेशन करते हो या किसी भी रीजन से आप ऑक्यूपाइड नहीं कर पाए, उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी एक दिन भी लेट आउट कर दी ना, इवन फॉर अ सिंगल डे, देन उस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। तो अगर टाइम वाइज अगर पार्टली लेट आउट है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको आपको एलओपी मानना। बोलो क्या मानना है, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी, और उस पर इनकम कैलकुलेट करना है। बट ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट उतने पीरियड का ही आएगा जितने पीरियड तक आपने लेट आउट किया था। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर किसी एसएससी के पास मान लो 2 से ज्यादा एसओपी है, तो 2 से ज्यादा, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास में, मेरे पास में मान लो 3 घर है, तीनों एसओपी है। एक मान लो जयपुर वाला घर है, एक मान लो पुणे वाला घर है, और एक मान लो मुंबई वाला घर है। एंड गाइस ये तीनों ही एसओपी है। तो सर कैसे, किसको मानेंगे डीएलओपी? डीएलओपी किसको माने, जयपुर वाले, पुणे वाले और मुंबई वाले, किसको माने डीएलओपी? क्योंकि 2 को एसओपी मानना पड़ेगा। तो इसमें आप एक काम करो, क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करो। पहले ऑप्शन में एक काम करो, जयपुर और पुणे को एसओपी मानो, मुंबई को डीएलओपी मानो। दूसरे में एक काम करो, जयपुर और मुंबई को एसओपी मानो, पुणे को डीएलओपी मानो। और तीसरे में पुणे और मुंबई को एसओपी मानो और जयपुर को डीएलओपी मानो। और जिस ऑप्शन में सबसे कम इनकम आएगा वो वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है। जिस ऑप्शन में सबसे कम इनकम आएगा वो वाले ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज करना है। चलिए अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट ओनरशिप। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें एक से ज्यादा ओनर है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट ओनरशिप या को ओनरशिप। तो जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप के केस में आपको क्या करने का, पहले इनकम आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे वो जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है। एंड उसके बाद में जो भी इनकम आता है, दैट इनकम शुड बी बाइफरकेटेड बिटवीन द ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो।
आपको क्या करना है, जो भी इनकम आता है उसको डिवाइड करना है इन द ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरा और मेरी वाइफ का एक प्रॉपर्टी है और हमने भाड़े पे दे रखा है, तो पहले इनकम ऐसे कैलकुलेट कर लो, इनकम ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर दो जैसे ये को ओनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है, और जो नेट इनकम आएगा दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द बीबी सर एंड बीबी सर की वाइफ। लेकिन गाइस यहां पे एक और चीज समझना, उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई जॉइंट ओनरशिप का क्वेश्चन है और उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको पता है ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में 2 लाख या 30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। वो जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ना, वो ओनर वाइज मिलेगा। अगर मान लो 2 ओनर है तो उसमें क्या होगा, दोनों को 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर 3 ओनर है तो तीनों को 2 लाख 6 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर मान लो ये 30,000 वाली लिमिट लगती है तो 30,000 तीन ओनर को, तीनों को 30,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम हमेशा अपने क्लाइंट को वगैरह ऐसा बोलते हैं कि आप एक काम करो, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी घर खरीद रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप जॉइंट ओनरशिप में घर लीजिए, एज वेल एज जॉइंट में आप लोन भी लीजिए, तो जिससे क्या होगा ना, दोनों को आपको 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर आपने अदर असेट भी भाड़े पे दे दी, तो जैसे आपने फर्नीचर भाड़े पे दे दिया, आपने अदर असेट भाड़े पे दे दी, तो उस पर्टिकुलर केस में सर वो रेंट कहां जाएगा। तो देखो इसमें 2 पार्ट, अगर आपका अग्रीमेंट सेपरेबल है, मतलब अग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी का है, ये रेंट अदर असेट का है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, अदर असेट का रेंट है वो या तो आपके बिजनेस में जाएगा या फिर आपके अदर सोर्सेज में जाएगा। जैसे फर्नीचर का वगैरह रेंट है तो वो आप अदर सोर्सेज में ले जाइए, अगर आपका फर्नीचर लेट आउट का बिजनेस नहीं है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर लेकिन अग्रीमेंट सेपरेबल ही नहीं है, जैसे मान लो आप किसी होटल में रहने जाते हो, तो होटल में रहने जाते हो तो वहां अग्रीमेंट बनता ही नहीं ना, सेपरेबल थोड़ी है, वहां तो अदर असेट भी साथ में दी जाती है, घर भी दिया जाता है, मतलब बिल्डिंग भी है, आपका रूम भी है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका अगर अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो पूरा रेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी या फिर आईएफओएस। तो देखो अग्रीमेंट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में, अदर असेट का रेंट है वो पीजीबीपी या आईएफओएस में, बट अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो पूरा रेंट पीजीबीपी या आईएफओएस में जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को अदर असेट के बिना लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे होटल है, अदर असेट के बिना लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में पूरा रेंट है ना वो आपके पीजीबीपी में जाएगा या फिर आईएफओएस में जाएगा, भले अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं। मतलब किसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है विदाउट अदर असेट, तो पूरा रेंट आपके पीजीबीपी आईएफओएस में जाएगा, भले अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब होता है आप उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, बट तो भी आप उसके ओनर माने जाओगे। आप हाउस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो तभी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने स्पाउस को अगर हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर कर देते हो, तो मेरा घर अगर मान लो मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दिया या फिर लो कंसिडरेशन पे ट्रांसफर कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाऊंगा और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक ये है कि अगर मैंने ट्रांसफर किया इन कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट, मतलब मेरी बीवी बोलती है मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, मैं बोलता हूं कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा करके, ठीक है। तो अगर हम मान लो अलग अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं ले रहे, मन अलग अलग रह रहे हैं, और मैंने उस टाइम पे अगर घर ट्रांसफर किया तो उस पर्टिकुलर केस में मैं डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आप अपने माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अदर देन माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर का मतलब होता है बालिका वधू को छोड़ के, अगर मान लो मैंने मेरे माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मैं उसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। अब गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आप माइनर मैरिड डॉटर को अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उसमें आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाते हो, वो माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी ओनर मानी जाएगी। लेकिन गाइस क्लबिंग प्रोविजन को जब अपन देखेंगे तो क्लबिंग प्रोविजन के हिसाब से अगर उस पर कोई इनकम होती है तो वो इनकम क्लब हो जाएगी मेरे हाथ में, ठीक है। चलिए उसके बाद गाइस एक चीज ध्यान रखना, इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शेयर होल्डर होता है ना वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। जैसे क्या होता है बहुत बार, जैसे मैंने आपको बताया क्लास में एक एग्जांपल दिया था गोकुलधाम सोसाइटी, तो गोकुलधाम सोसाइटी के जितने भी फ्लैट्स है वो गोकुलधाम सोसाइटी के नाम पे है, लेकिन उसमें जेठा है, तारक है, जो बीड़े वगैरह है वो उसके क्या शेयर होल्डर है, सोसाइटी के मेंबर है। तो भैया वो सोसाइटी उसकी ओनर नहीं है, ओनर कौन माने जाएंगे, डीम्ड ओनर ये लोग माने जाएंगे, जो जेठा है, बबीता है, ये लोग उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। एक और चीज समझना, अगर मान लो आप किसी इम्पार्शियबल स्टेट के ओनर हो, इम्पार्शियबल स्टेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसका लीगली डिविजन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो एक दादाजी है, दादाजी की एक प्रॉपर्टी है, उसका लीगली डिविजिबल नहीं है, उसको लीगली बांट नहीं सकते, बट तो भी उन्होंने बांट दी, तो उस पर्टिकुलर केस में दादाजी जो है मेन होल्डर है वो ही उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। उसके बाद में एक और चीज समझना, आप किसी प्रॉपर्टी का अगर पोजेशन ले लेते हो इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इवन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है,
रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया तो आप उसके डीम्ड ओनर बन जाओगे, भले रजिस्ट्रेशन बाद में होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे एक घर खरीदा और आपने बोला कि सर देखो यार रजिस्ट्री कराने का अभी टाइम नहीं है, मैंने आपको पैसा भी दे दिया, हमने एक अग्रीमेंट बना दिया करके, बट रजिस्ट्री अभी तक नहीं कराई, बट आपने मेरे को चाबी दे दी, तो जैसे ही आपने मुझे चाबी दे दी मैंने पोजीशन ले लिया तो मैं उसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। उसके बाद में गाइस अगर कोई भी प्रॉपर्टी में एक्वायर करता हूं जो कि 12 ईयर से ज्यादा की लीज पे है, तो 12 ईयर की ज्यादा की लीज पे जैसे आपको पता रहेगा गवर्नमेंट जो होती है एमएमआरडीए, जैसे मुंबई में एमएमआरडीए महाडा है, जैसे दिल्ली में आपको पता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो लोग क्या करते हैं आपको पता है घर आपके लॉटरी में खुल जाते हैं। तो वो घर जो आपको लॉटरी में खुलते हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलते हैं वो एक एक्चुअली लीज पे होते हैं, 99 ईयर्स की लीज है उसमें। तो क्या आप ओनर माने जाओगे या मोदी जी माने जाएंगे? राइट आंसर इज आप ही ओनर माने जाओगे, आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको 12 ईयर्स से ज्यादा की लीज पे ली जाती है तो आप उसके डीम्ड ओनर बन जाते हो। अब गाइस एक और चीज समझना, यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। गाइस अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए एक बिल्डर है जिसका नाम है लोधा बिल्डर, और ये लोधा बिल्डर के लिए जो फ्लैट्स होते हैं वो सब फ्लैट्स क्या है आपके, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड है। तो जो भी फ्लैट्स है वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो बेचने के लिए रखे हुए लोधा बिल्डर ने। अब एक बात बताओ, अगर ये फ्लैट्स को उसने सेल कर दिया तो उसकी इनकम कहां पे जाएगी? पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन ये फ्लैट्स को उसने अगर रेंट पे दे दिया तो गाइस उसकी इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। क्योंकि एक बात बताओ, बिल्डर का काम है फ्लैट को बेचना, बेचने से जो इनकम हुई वो पीजीबीपी में जाएगी, लेकिन अगर उसने भाड़े पे दे दिया तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, उसने बेचा भी नहीं और भाड़े पे भी नहीं दिया, खाली पड़ा है फ्लैट। तो खाली पड़े हैं तो लोधा बिल्डर के लिए क्या ये प्रॉपर्टी अपन एसओपी मान के, एसओपी तो नहीं है, क्या इसको हम डीएलओपी मान सकते हैं या नहीं? तो लॉ मेकर्स इसमें क्या बोलते हैं पता है कि भाई साहब जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे इस ईयर में मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ऑन द 19 ऑफ जुलाई 2025 को, तो ये ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2026 को। तो यहां से लेके 2 साल तक 31 मार्च 2028 तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको डीएलओपी नहीं मानेंगे। अगर आपने भाड़े पे भी नहीं दिया, आपने उसको क्या बोलते हैं लेट आउट नहीं किया, आपने उसको बेचा नहीं, तो भी 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड हम कुछ भी इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। बट भाई इसके बाद तो तुम इसको लेट आउट करो या बेचो यार। अगर नहीं करते हो तो भैया इस डेट के बाद में फिर आपका वो डीएलओपी माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो माना जाएगा। You got my point or not? You understood my point or not? Yes sir, we have understood your पॉइंट करके, ठीक है डन। अब यहां पे एक और चीज समझना, दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि जब भी आप 115 बीएससी लेते हो ना तो ऑब्वियसली वो एसओपी के केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है 30,000 एंड 2 लाख का, वो आपको अलाउ नहीं होता। एक और चीज समझना, एसओपी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए आप यूज करते हो या फिर आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसको ड्यू टू एनी रीजन, जैसे राजस्थान का घर में यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं मुंबई में काम कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक और चीज समझना, एसओपी की एग्जेम्पशन का जो बेनिफिट है ना 2 घर का, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूपी ले सकते हैं, कंपनी नहीं ले सकती, पार्टनरशिप फर्म नहीं ले सकती। उसको क्यों चाहिए भाई? कंपनी पार्टनरशिप फर्म को एसओपी क्यों चाहिए? उसको थोड़ी के रहने के लिए चाहिए, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन करके, ठीक है। तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म इसका बेनिफिट नहीं ले सकती, वो सिर्फ कौन ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है। अब एक और चीज समझना, म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने फॉरेन म्युनिसिपलिटी को पे किया है और अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल होगा। तो जो फॉरेन म्युनिसिपलिटी को म्युनिसिपल टैक्स पे किया है क्या वो भी अलाउ हो जाता है? आंसर इज यस, वो अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको मजा आया होगा जिस हिसाब से मैंने रिवाइज कराया। सर अगर यहां पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस की बात करें तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 17। आपकी बुक में हो सकता है जब आप क्लास लिए हो तो क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंसिंग अलग हो सकता है, बट ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, दैट इज द अरुण एंड बीमल वाला करके, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मिस्टर अरुण एंड बीमल आर द को ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विद द इक्वल शेयर। दोनों का शेयर इक्वल है, 2 को ओनर है, वन इज द अरुण एंड वन इज द बीमल। तो को ओनरशिप का क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो प्रॉपर्टी 17-18 ईयर्स में कंस्ट्रक्ट की थी। तो यहां पे अगर आपका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट में एसओपी है तो एसओपी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपका जो है वो 2 लाख का मिलेगा, क्योंकि 1499 से पहले अगर कंस्ट्रक्ट किया होता तो 30,000 का ही एसओपी के केस में डिडक्शन मिलता। The property consists of the 8 identical unit and situated at the Cochin। तो जो प्रॉपर्टी है ना बेसिकली उसमें ना 8 यूनिट है, मतलब घर तो एक ही है लेकिन उसमें रूम 8 है।
तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में टोटल आपके 8 यूनिट है। तो दैट इज द 1, दैट इज द 2, दैट इज द 3 4 एंड गाइस उसके बाद 4 और हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 यूनिट है, मतलब 8 रूम है। During the financial year 25-26, each co-owner occupy 1 unit for the residence and balance 6 unit were let out for the rent of 12,000 per month per unit। तो गाइज इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट तो उन्होंने एसओपी कर रखी है, दैट इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और बाकी की जो 6 यूनिट है वो इन्होंने क्या कर रखी है, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो 2/8 एंड 6/8, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि 25% एरिया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 75% एरिया आपका लेट आउट है। आगे देखिए क्या दे रखा है, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज द 9 लाख, उस पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है। एंड द म्युनिसिपल टैक्सेस आर 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। अगर आपने रिपेयर का खर्चा कराया, इसको आपको इग्नोर करने का, क्योंकि रिपेयर अलाउ नहीं होता। रिपेयर के लिए लोन लिया होता तो लोन का इंटरेस्ट अलाउ होता। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, इसको भी इग्नोर करिए। और आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 3 लाख का आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया था, तो इसका डिडक्शन आपको मिलेगा कहां पे, 24B में मिल जाएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर द 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब गाइस एक बात समझना, यहां पे आपने जो लेट आउट यूनिट है ना, उसमें से एक यूनिट ऐसी है ना जो आपकी वैकेंट है, और वैकेंट कितनी है, 4 मंथ के लिए है। तो गाइस यहां पे वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया करके, ठीक है। The Arun could not occupy his unit for the 6 month as he was transferred to the Chennai. He does not own any other house property. तो अरुण का जो ये छोटा सा एक जो रूम है, ये 6 महीने तक ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, क्योंकि ये बंदा चेन्नई ट्रांसफर हो गया था। तो भी वो तो एसओपी माना जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी है वो आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाते क्योंकि आप कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी भी रीजन से आपने भाड़े पे नहीं दिया है, वो है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ना, तो ये उसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही रहेगा। The other income of the Arun and Bimal 2,90,000, 1,80,000 दे रखा है respective for the financial year 25-26. Compute the income under the head income from house property and the total income of two brother for the assessment year 26-27 if they pay tax under the default tax regime under section 115 BAC, and also show the computation of income under this head if they both exercise the option of shifting out of default taxation regime। अब guys एक बात बताओ, पहली चीज तो अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना है आपका, 3 लाख का इंटरेस्ट है, और 3 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अगर अपन इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इसमें से एलओपी वाला इंटरेस्ट कितना होगा, दैट इज द 75%, और एसओपी वाला इंटरेस्ट कितना होगा, 25%। तो गाइज यहां पे अगर मैं बात करूं कि 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 25%, इट्स कम्स टू द 75,000 आपका एसओपी वाला इंटरेस्ट है, और गाइज एलओपी वाला कितना है, 2,25,000। 2,25,000 का इंटरेस्ट पूरा अलाउ हो जाएगा। अब एसओपी का इंटरेस्ट जो है वो बेटा 2 लाख पर ओनर तक अलाउ हो सकता है, यहां पे तो 2 ओनर तो 4 लाख तक की लिमिट हो जाएगी, पूरा अलाउ हो जाएगा। बट ये ओल्ड टैक्सेशन रिजीम लोगे तो उस पर्टिकुलर केस में 75,000 का इंटरेस्ट अलाउ होगा। बट न्यू टैक्सेशन रिजीम में गाइज यहां पे 75,000 का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। न्यू टैक्सेशन रिजीम में एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। अब एक बात बताओ, एलओपी वाला जो एरिया है दैट इज द 75% एरिया, उसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप ले लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू इन्होंने दे रखा है 9 लाख रुपीस, लेकिन 9 लाख रुपीस तो पूरे घर का है। तो अब आप एक काम करो, 70% 75% कितना होगा, तो 9 लाख रुपीस का अगर आप 75% करते हैं, इट्स कम्स टू द आपका 6 लाख और 75,000 है, ये आपका म्युनिसिपल वैल्यू आ गया। उसमें फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, वो आपका कुछ नहीं दे रखा, एक्चुअल रेंट आपको दे रखा है। एक्चुअल रेंट आपका कितना है, तो एक्चुअल रेंट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें से एक यूनिट ऐसी है जो 4 महीने वैकेंट है, बाकी सब यूनिट तो पूरे साल तक भाड़े पे है। तो अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं तो आपका एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है, 12,000 पर यूनिट का दे रखा है पर मंथ का। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट तो ऐसी है जो पूरे 12 महीने तक भाड़े पे है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12, इट्स कम्स टू द 7,20,000। और गाइस एक यूनिट ऐसी है जिसको आपने भाड़े पे दे रखा है, एक यूनिट ऐसी है जो आपके भाड़े पे कितने 8 महीने के लिए है, क्योंकि 4 महीने उसमें वैकेंसी है। 1 यूनिट इज द वैकेंट फॉर द 4 मंथ, तो उसमें आपका जो है वो कितने का है, 4 मंथ का आपका उसका वैकेंसी है। तो गाइस एक बात बताओ, 8 महीने तक उसको भाड़े पे दे रखा है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, इट्स कम्स टू द 96,000। एंड गाइस 96,000 प्लस 7,20,000, इट्स कम्स टू द 8 लाख और 16,000 है, ये आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। तो
तो एक्चुअल रेंट होगा वो आपका कितना होगा 8,16,000 हो जाएगा करके, ठीक है। अब गाइस एक बात समझना, यहां पे जो आपका एक्चुअल रेंट आया और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर है वो आपको जेवी बनाना है। अब यहां पे आपको वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट देख ही लो, देखना है तो, बट ध्यान रखो ना यहां पे ऐसे भी तो एक्चुअल रेंट ज्यादा ही है, तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट जीएवी बनाना है, तो ऐसे भी आपका जीएवी कितना बनेगा 8,16,000 बन जाएगा। तो 8,16,000 आपका जीएवी बन जाएगा और उसमें से फिर आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितना बोला हुआ है 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू 6,75,000 है, तो 6,75,000 का 20% कर दीजिए 1,35,000 है, ये आपका म्युनिसिपल टैक्स आप लेस कर दीजिए, तो 8,16,000 माइनस कर दीजिए 1,35,000, सो इट्स कम्स टू द 6,81,000 है, ये आपका आ जाएगा एनएवी। अब 681 का एक तो आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, दैट इज द 2,04,300, और एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,25,000, ये आप ले लीजिए। तो गाइस इसमें से आपने लेस किया 6,81,000 माइनस आपने 2,04,300 माइनस आपने 2,25,000, इट्स कम्स टू द 2,51,700 है, वो आपका आ जाएगा। और यहां पे दो को ओनर है तो 1,25,850 1,25,850 है, ये एलओपी का इनकम होगा। एसओपी के केस में ऑब्वियसली आपकी इनकम निल लेनी है, क्योंकि इंटरेस्ट का लॉस भी ले नहीं सकते जब आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में है, बट अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में है तो उस पर्टिकुलर केस में एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है करके, ठीक है। तो यहां पे दूसरे वाले पार्ट में जो दे रखा है तो वो आपको मिल जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 2 करोगे 37,500 37,500 है, वो दोनों को मिल जाएगा जब आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते हैं। तो चलिए उसके बाद में गाइस एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में शायद अलग हो सकता है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, दो लोग हैं, वन इज द नवीन एंड वन इज द विकास, कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन द पीस ऑफ लैंड परचेज बाय देम एट दिल्ली। तो दिल्ली में दोनों ने अलग अलग घर बनाए, एक तो घर बनाया है वो किसने बनाया है, नवीन ने बनाया, ये घर जो है ये नवीन का है, और एक घर जो बनाया है वो किसने बनाया है, विकास ने बनाया। तो दो लोगों ने अलग अलग घर बनाए, ये नवीन का है और ये विकास का है। The built-up area of each house was the 1800 square feet ground floor है and equal area in the first floor। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये दोनों ने क्या किया है, इसका ग्राउंड फ्लोर भी बनाया है करके, ठीक है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर भी बनाया है। तो यहाँ पे एक आपका एरिया है वो ग्राउंड फ्लोर में है और दूसरा एरिया आपका फर्स्ट फ्लोर में, दोनों ने, ठीक है। अब एक बात समझना, द नवीन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2023 एंड कंप्लीटेड ऑन 1/4/2025। तो इसने जो है वो नवीन ने कंस्ट्रक्शन चालू किया था वो 1/4/2023 को स्टार्ट किया था, और इसने जो कंप्लीट किया वो कंप्लीट कब किया भाई, कंप्लीट किया है 1/4/2025 को। तो इस साल आपका घर बन के रेडी हो गया करके, ठीक है। विकास स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑन 1/4/2023, विकास ने भी 1/4/2023 को किया था, बट कंप्लीट किया है 30 सितंबर 2025 को। तो गाइस यहां पे 1/4/2023 को स्टार्ट किया था एंड कंप्लीट किया 30 सितंबर 2025 को करके, ठीक है। Naveen occupied the entire house from 1/4/2025, but Vikas occupied the ground floor from 1st October 2025 and let out the first floor for at the rent of 20,000 per month। अब गाइस एक बात समझना, ये जो नवीन है ना, इसने तो ये क्या किया, ये पूरा ही घर खुद ही यूज कर रहा है। तो नवीन ये पूरा घर खुद यूज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नवीन के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा। और भैया अगर ये ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जा रहा है, क्योंकि यहां पे बोला हुआ है शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, तो शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम मतलब यहां पे ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जा रहा है, तो यहां पे नवीन को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो देखिए यहां पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि नवीन हैज अवेल द हाउसिंग लोन ऑफ द 15 लाख एट द रेट 12% पर एनम ऑन 1/4/2023 एंड विकास हैज अवेल द हाउसिंग लोन ऑफ द 10 लाख एट द रेट 10% ऑन 1 जुलाई 2023। नो रीपेमेंट इज मेड बाय एनी ऑफ देम, अभी तक इसने किसी ने रीपेमेंट नहीं किया। तो गाइस यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मैं नवीन के बारे में बात करूं तो नवीन का गाइस प्रीवियस ईयर 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26 का इंटरेस्ट रहेगा, और लोन ले रखा है 15 लाख का। तो 15 लाख के लोन पे अगर आप सीधा 12% कर दीजिए तो 15 लाख का लोन मल्टीप्लाई बाय 12%, इट्स कम्स टू द 1,80,000, और भाई साहब पूरे 3 साल आपका 1,80,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा। अब गाइस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करंट ईयर में हुआ तो इस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पहले वाले ईयर का जो इंटरेस्ट है तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स टू द 3,60,000,
और 3,60,000 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो डिवाइड बाय आपने 5 कर दिया तो 72,000। तो गाइस एक बात बताओ, यहां पे 72,000 एंड 1,80,000 इट्स कम्स टू द 2,52,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा नवीन के केस में। बट मैक्सिमम इंटरेस्ट एसओपी के केस में कितना मिलता है? 2 लाख, तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो नवीन के केस में अगर आप बात करोगे ना, तो यहां पे 2 लाख का माइनस इनकम आ जाएगा, 2 लाख का डिडक्शन नवीन को मिल जाएगा। ये नवीन का बात हो गया। लेकिन विकास बड़ा हीरो आदमी है, उसने क्या किया? पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि विकास ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है 30 सितंबर 2025 को। तो 30 सितंबर 2025 को विकास ने इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। तो पिछले सालों तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो प्री कंस्ट्रक्शन में जाएगा, इस साल का पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, इसने क्या किया कि विकास ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर। तो इसने ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसने खुद ने ऑक्यूपाई कर दिया 1 अक्टूबर से करके, ठीक है। एंड गाइस फर्स्ट फ्लोर को उसने लेट आउट कर दिया, कब से? 1 अक्टूबर से उसने लेट आउट कर दिया, 1 अक्टूबर से लेट आउट कर दिया फर्स्ट फ्लोर, और उसका भाड़ा कितना है? 20,000। लेकिन गाइस टेनेंट वैकेटेड द हाउस ऑन द 31 दिसंबर 2025 को टेनेंट ने घर खाली कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ये 3 महीने के लिए ही भाड़े पे था, दैट इज द अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने के लिए भाड़े पे था ऊपर वाला फ्लोर। लेकिन उसके बाद विकास ऑक्यूपाई द एंटायर हाउस फ्रॉम द 1 जनवरी 2026 से लेके 31 मार्च 2026, उसने पूरे घर को एसओपी बना दिया। तो क्या इसको ऊपर वाले को एसओपी मानेंगे? नहीं, ऊपर वाले को एलओपी मानेंगे, नीचे वाले को एसओपी मानेंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन भाड़े पे दे दिया ना, तो वो आपका एलओपी होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी होगा। तो ऊपर वाले को एलओपी मानिए, नीचे वाले को एसओपी मानिए। लेकिन यहां पे एक चीज ये आती है कि सर एक बात बताइए, यहां क्या वैकेंसी है कि नहीं? वैकेंसी तब होती है जब घर पे ताला लगा हो। यहां पे कोई ताला लगा हुआ नहीं है, तो यहां पे आपका वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। देयर इज नो वैकेंसी इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां पे कोई भी वैकेंसी नहीं है करके, क्योंकि ये खुद रह रहा है कहेगा वैकेंसी। लेकिन गाइस अब यहां पे दे रखा है फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे किया, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज समझना, एक चीज मैं आपको जो अब बोलने वाला हूं ना वो ध्यान रखना, मैंने आपको क्लास में नोटबुक में लिखवाया था कि ध्यान रखना, जब भी आपका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन बिटवीन द ईयर होता है या इन बिटवीन द ईयर आप घर परचेज करते हो, तो जब भी आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लोगे, स्टैंडर्ड रेंट लोगे, 3 चीजें, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, वो उतने पीरियड का ही लेना है जितने पीरियड में तक आपका घर आपके पास रहा। अरे बड़ा लॉजिकल है ना। मैंने मान लो एक घर नवंबर में खरीदा, तो मुझे बताओ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट है वो कितने टाइम का लूंगा? मैं नवंबर से लूंगा, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 5 महीने का ही लूंगा। तो इसके केस में ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो हुआ है ना वो 30 सितंबर 2025 को हुआ है। तो बाबू इसके केस में जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट है वो आपको 6 मंथ का ही लेना है, दैट इज द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। तो गाइस यहां पे जो ये फेयर रेंटल वैल्यू ये हर फ्लोर का दे रखा है। ग्राउंड फ्लोर का 1 लाख, फर्स्ट फ्लोर का 1 लाख। देखो ग्राउंड फ्लोर का तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो एसओपी है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के केस में यहां पे जो 1 लाख है ना, ये 1 लाख पूरे साल का है, तो आपको 6 मंथ का लेना है 50,000। ये 72,000 पर एनम है म्युनिसिपल वैल्यू, तो आपको इसका 6 मंथ का लेना है, दैट इज 72,000 डिवाइड बाय आप क्या करोगे? 2 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, सो दैट कम्स टू 36,000। तो जब आप देखोगे कि इसके केस में हमने जब ये निकाला है, तो यहां पे ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला होगा? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले आप म्युनिसिपल वैल्यू लो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो व्हिचएवर इज हायर है वो ले लीजिए, और स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर लीजिए। तो यहां पे आपका जो फेयर रेंट है ना वो 50,000 लिया है, और म्युनिसिपल वैल्यू है वो आपका 36,000 ही लिया है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन द ईयर कंप्लीट हुआ, तो उसमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट उतने पीरियड का ही लेना है जितने पीरियड तक वो प्रॉपर्टी आपके पास रही। लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस तो जितना पे किया पूरा ले लो। यहां पे म्युनिसिपल टैक्स आपने जो पे किया है वो पूरा 8,000 किया है, तो इसमें से 4,000 जो है वो फर्स्ट फ्लोर का रहेगा, 4,000 ग्राउंड फ्लोर का रहेगा। तो यहां पे पूरा 4,000, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, जितना पे किया उतना ले लो। और इंटरेस्ट तो पूरे साल का अलाउ होता है, तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही ले लो, लेकिन इसके पहले वाले ईयर का जो इंटरेस्ट रहेगा उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोला जाएगा, और उसको भी आपको लेना है इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। सो गाइस दिस इज द योर रिवीजन लेक्चर फॉर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में कवरेज करता है, बिल्कुल कवरेज करता है। एग्जाम में 5, 6, 7 मार्क, कभी कभी 8 मार्क तक का भी कवरेज करता है करके, ठीक है। बाकी अब आप लोगों को मैं क्या ही बोलूं करके, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भैया देखो सोशल मीडिया थोड़ा कम कर दो करके, ठीक है। आप अपने दिन में कितने घंटे जो है वो आपका स्क्रीन टाइम है आप एक बार देख लो। ये लेक्चर्स को छोड़ के YouTube पे आप लेक्चर देख रहे हो, उसको छोड़ के अगर आप देखोगे तो आपका स्क्रीन टाइम कितना है। बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ 6-6 घंटे, 7-7 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं।
सिर्फ YouTube पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं गाइस, अभी वर्ल्ड कप भी आएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जहां आपको लगेगा कि यार अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट डू दैट। जो आपको देखो, आप दिन में अगर 9 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, और उसके बाद आप आधा घंटा अगर आपने टाइम पास कर लिया, आधा घंटा आपने मैच का देख लिया, हाईलाइट्स देख ली, वो चलता है। बट अगर आप 6-6, 7-7 घंटे अगर सोशल मीडिया पे टाइम पास करोगे तो वो आप कहीं ना कहीं पे आप अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, आप ये देख लेना। और लाइफ में सबसे खराब काम होता है जब आपको पढ़ी हुई बुक वापस पढ़नी पड़ती है। तो भैया एक बात बताऊं, पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, आपके लिए एक बात बताऊं, ये मौका है, क्रैक इट, इस मौके को ले लो, भुना लो इस मौके को। और फर्स्ट बार जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता है, घर वाला कोई कहने वाला नहीं होता है। नहीं तो जब आप सेकंड थर्ड बार अपन एग्जाम देते तो पता है घर वाले भी अपने नहीं होते, घर वाले भी बोलने लग जाते हैं, उनका बच्चा तो पास हो गया, तू क्यों नहीं हुआ, तुझे तो इतनी फैसिलिटी दी थी, ये दिया था, वो दिया था करके। ठीक है, इस दुनिया में आप खुद जो है ना, वो ही खुद के लिए है, ये ध्यान रखो। एंड इस दुनिया में मैं बताऊं ना, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ ना तो कोई और बना सकता है और ना ही कोई और बिगाड़ सकता है। मेरा रोल आपकी लाइफ में 5-10% रहेगा पढ़ाने में, आपके पास होने में, बट अल्टीमेटली योर 90-95% बिलोंग्स टू यू ओनली। तो उसके लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को मरना पड़ेगा, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, खुद को वो 10 घंटे उस रूम में अकेले बैठ के बिना मोबाइल के पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके चीजें बनती है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू इन CA फाइनल।